नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। इस प्यारी सी सुबह के साथ हम अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला अपना टॉपिक है मौलिक अधिकार। देखो दोस्तों, अपन ने संविधान के इम्पोर्टेंस पार्ट शुरू किए थे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, दो पार्ट क्लियर कर लिए। दोस्तों, आपको सभी पार्ट्स नहीं बताएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिनसे अपने एग्जाम्स में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे। पहले भाग में आपने पढ़ा था संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरे भाग में आपने पढ़ा था नागरिकता, क्योंकि यहाँ का आपका कोई भी क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बकाया नहीं होना चाहिए। संघ व राज्य क्षेत्र, राज्यों का पुनर्गठन आयोग, सभी टॉपिक्स पे विस्तार से चर्चा की थी। ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगला अपना पार्ट आता है संविधान का तीसरा भाग आता है मौलिक अधिकार। संवैधानिक विवरण देखें तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार वाला भाग संविधान का भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। यह संविधान का सबसे अलौकिक भाग है। इसे संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? मौलिक अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के वे प्राकृतिक अधिकार जिनसे उनका जीवन गरिमापूर्ण बनता है, जिनसे उनका जीवन गरिमापूर्ण बनता है, उन अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की विश्व के अन्य संविधानों की चर्चा करें, बहुत सारे देशों ने अपने संविधानों में इनको लागू कर लिया था। जैसे 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया। 1791 बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स कहाँ के संविधान में है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स अपनाए गए, उन्हीं की तर्ज पर भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो अपने लिए स्रोत क्या हो गया? अपने लिए मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या हो गया? अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकार ग्रहण किए थे। उनके संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स वाला भाग है उसको हमने स्वीकार किया था। वहां का बिल ऑफ राइट्स 1791, याद है दोस्तों? दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का था? संयुक्त राज्य अमेरिका। कब लागू हुआ था? 1789। 1789 में ये लागू हुआ और 1791 में बिल ऑफ राइट्स लाया गया और मौलिक अधिकारों को संविधान में संरक्षित किया गया था। तो अपना क्वेश्चन हो गया, स्रोत कहां से लिए गए? अमेरिकी संविधान। संविधान की बात करें तो संवैधानिक उपबंधों की बात करें तो जैसे संविधान निर्माण चल रहा था, पहले भी शायद मैंने आपको बताया था, इसके लिए समितियां बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप समितियां बनाई गई थी। कितनी उप समितियां थी? दो उप समिति थी। पहली कौन सी थी? पहली का अध्यक्ष था आपका जे.बी. कृपलानी। दूसरी जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए दूसरी समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी। कौन था? एच.सी. मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक अधिकारों के लिए जो अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा के लिए जो उप समिति बनाई गई थी, उप
समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। तो कौन सी? अल्पसंख्यक अधिकार उपसमिति। और मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है संविधान के महत्वपूर्ण कथन की बात करें। इस अधिकारों के बारे में कुछ एक कोटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है? किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा जाता है? इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो देखो, एक तो आता है आपका इसे संविधान का मैग्ना कार्टा, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा दोस्तों, मैग्ना कार्टा का मतलब है कि ये ब्रिटेन की शब्दावली, संविधान में एक शब्दावली प्रचलित है। वहां पर जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वैसे इंपॉर्टेंट प्रावधानों में अपना प्रावधान कौन सा शामिल है? मौलिक अधिकार वाला प्रावधान शामिल है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, इसे संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग, संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अंबेडकर साहब ने ही आर्टिकल नंबर 32 को, आर्टिकल नंबर 32 कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का हृदय व आत्मा, संविधान का हृदय व आत्मा, संविधान का हृदय व आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32। याद है दोस्तों, 32 इसी में आ रहा है क्या? 12 से 35 में बीच में 32 आ रहा है, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि दोस्तों ये अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? न्यायिक संरक्षण उपलब्ध करवाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यायिक संरक्षण उपलब्ध करवाने वाला आर्टिकल्स कौन सा है? 32 है। कौन सा है? अनुच्छेद 32। और इसके साथ साथ अपन आगे बढ़ेंगे, 226 भी न्यायिक संरक्षण मौलिक अधिकारों को उपलब्ध करवाता है। लेकिन किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32 को। इसके अलावा पूरे भाग 3 को संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, संविधान निर्माता दूरदर्शी दृष्टि के थे। इन्होंने ही संविधान को एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में शामिल किया था, और ये अध्याय हमारे लिए बहुत ही एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। प्रत्येक भारतीय का जीवन है वो गरिमापूर्ण बनाता है। उसके जो प्राकृतिक अधिकार थे उनको संरक्षित करने वाला भाग कौन सा है? आपका भाग 3 है दोस्तों। तो इनको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, समिति के अध्यक्ष वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इनको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, अपन
ने प्रारंभिक परिचय के तौर पे देख लिया कि क्या क्या उपबंध संविधान में थे, कहाँ से लिया गया था, इन क्वेश्चनों पे चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। दोस्तों टीचर से एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछली बार, आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 12 की अपन एक चर्चा कर लेते हैं। संघ की परिभाषा, राज्य के रूप में, संघ की परिभाषा राज्य के रूप में, और राज्य के रूप में संघ की, देखो संघ में क्या क्या आएगा? उसके पूरा संपूर्ण संघ प्रदेश आएगा, इसके साथ साथ संपूर्ण राज्य आएंगे, उनके विधानमंडल आएंगे, इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र सभी इसमें शामिल किए जाएंगे। यानी कि जहां तक आपके मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे वो इलाका किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 12 है। अब अपन बात करते हैं प्रमुख मौलिक अधिकार, यानी कि अपने संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? प्रमुख मौलिक अधिकार मूल संविधान में, देखो दोस्तों दोनों चीजें याद रखना, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो अब एक कौन सा गया? अनुच्छेद 31 वाला गया। कौन सा? अनुच्छेद 31 में शामिल कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में शामिल संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 200 में वैधानिक अधिकार बनाया। अब देखो दोस्तों इस लाइन को समझने का प्रयास करना। यहां से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। पहला तो किस अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। किस अनुच्छेद से हटाया गया? अनुच्छेद 31 से। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन प्रभावी कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में शामिल संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया। तो संख्या कितनी बची? 6। हटाकर संविधान के अनुच्छेद 200 में कौन सा अधिकार बनाया गया? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, एक कानूनी संरक्षण प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकारों में उसको शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संपत्ति का अधिकार एक झगड़े की जड़ बना हुआ था। इस झगड़े को समाप्त किया गया तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से, मूल अधिकारों से हटाकर एक अलग वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अब याद रह गया ना, मूल संविधान में कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। हटा दिया कौन सा? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसके साथ साथ इसको कहां बिठा दिया गया? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
आर्टिकल 200 के में वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ओके दोस्तों, अपन आगे अपने 6 अधिकार कौन कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले ये संपत्ति के अधिकार वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि इससे संबंधित तीनों चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अपने कितने मौलिक अधिकारों की, 6 की, क्योंकि संपत्ति के अधिकार का झगड़ा खत्म कर दिया था किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब अपना पहला मौलिक अधिकार आता है कौन सा, समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सम्मिलित करने वाला टॉपिक आता है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार शामिल है, तो ये भी आपको याद रखना है और इधर वाला भी बराबर संतुलन बनाए रखना है। अब अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब क्या हुआ दोस्तों, विधि के यानी कि कानून की नजर में प्रत्येक भारतीय बराबर है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। विधि के समक्ष प्रत्येक भारतीय समान है, किसी के साथ कानूनी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आती है दोस्तों बात अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, मूल स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। समझ रहे हो दोस्तों कि किसी व्यक्ति को इन चीजों के आधार पर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, मूल जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 15(4) या 15 है एक बात कहता है क्या, कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ विशेष बर्ताव किया जाएगा। पिछड़े वर्गों के साथ विशेष बर्ताव किया जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं दोस्तों आदिवासियों की, उनके संरक्षण के लिए सरकार प्रयास करती है। तो इस तरह की बात हमें अनुच्छेद 15 का जो अपवाद है वो कहाँ देखने को मिलता है, 15(4) में, क्योंकि वहां पर कुछ एक पिछड़े वर्गों को संविधान में विशेष संरक्षण दिया गया है। फिर बात करते हैं अपन दोस्तों अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करें, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। कंपटीशन के आधार पर चुना जाएगा और जिसकी योग्यता होगी उसको आधार पर उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे
सामने एक बहुत बड़ा जी का जंजाल है। अनुच्छेद 16 है 4, क्या? आरक्षण। क्या है? आरक्षण। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि वास्तव में जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, समाज के सभी वर्ग बराबर के नहीं थे। कुछ एक पिछड़े वर्ग सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर थे। उन वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर के, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर के समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। प्रारंभ में ये प्रावधान कितने वर्षों के लिए था? 10 वर्षों के लिए था, लेकिन ये आज भी झंझट बढ़ता ही जा रहा है। लगातार कभी विशेष पिछड़े वर्गों को आरक्षण, कभी ओबीसी को आरक्षण, कभी SC ST को आरक्षण, कभी किसको आरक्षण, तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है वो संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 16(4) में। किसका आरक्षण? सरकारी नौकरियों का आरक्षण। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता की बात करें, छुआछूत को निषेध किया जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी तरह की कोई छुआछूत यदि समाज में कोई व्यक्ति करता है तो उसको कानूनन सजा भी मिलती है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1987 किस आर्टिकल को प्रभावी बनाता है? अनुच्छेद 17 को। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ हम किसी भी तरह की छुआछूत नहीं कर सकते हैं, और ये अधिनियम बनकर के कानूनी रूप से लागू हो चुका है। फिर बात करते हैं अपन दोस्तों अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध। लेकिन इसमें एक शब्दावली दे रखी है दोस्तों, उसको आप अच्छे से याद रखना। इस प्रकार की सेना व शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, सेना व शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का निषेध किया जाता है। दोस्तों याद रखना, उपाधि का मतलब होता है किसी के साथ विशेष बर्ताव करना। नहीं, सभी भारतीय समान हैं, बर्ताव विशेष नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 को क्या किया गया? शामिल किया गया। लेकिन इसमें 2 चीजों को छूट दी गई है। किस किस को? सेना, अरे अपन जानते हैं कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ये सेना में जो रैंक होती है ना वो उनकी पद व प्रतिष्ठा का प्रतीक होती हैं। शिक्षा की बात करें, डॉक्टरेट है, आचार्य है, इस तरह की जो उपाधियां मिलती हैं वो शिक्षा को, महत्व को दर्शाती हैं। तो 2 चीजों को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का निषेध किया जाता है। दोस्तों हमारा संविधान वकीलों का स्वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वकीलों का स्वर्ग कहलाता है। कैसे? इसके जो प्रावधान है वो काफी जटिल हैं, उनमें कई प्रकार की त्रुटियां आती रहती हैं। अब कुछ मांग उठाई गई कि भाई ये जो आप पुरस्कार देते हो, क्या देते हो? पुरस्कार। याद है दोस्तों, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन पुरस्कारों को लेकर भी ये बहस चली कि क्या ये उपाधियां नहीं हैं? नहीं दोस्तों, ये पुरस्कार हैं, वो सरकार किसी के विशेष योगदान के लिए उनको सम्मानित करने के लिए देती है, न कि कोई विशिष्ट पर्सन स्थापित करने के लिए उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जो भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं, वो आपकी उपाधि को नहीं दर्शाते, वो आपके सम्मान को दर्शाते हैं कि समाज में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है, इसीलिए सरकार आपको इस तरीके से सम्मानित करती है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप किसी भी विदेशी सरकार से, किसी भी विदेश से आप किसी तरह का कोई पुरस्कार नहीं ले सकते जब तक भारत का राष्ट्रपति
जब तक भारत का राष्ट्रपति उसकी अनुमति नहीं देता है। भारत का राष्ट्रपति जब तक उसकी अनुमति नहीं देता है तब तक वह आप किसी भी तरह का विदेशी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे दोस्तों अपन देखते हैं कि कोई भी अभिनेता है या कोई बड़ी शख्सियत है, वो विदेशी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो जाती है। मतलब अपने अनुच्छेद 18 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ आपका समता का अधिकार कंप्लीट हुआ। दोस्तों प्रत्येक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक सीधा क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन रहा है, सुमेलित करने वाली कहानी आती है तो आपको 14 से 18 तक कौन सा अधिकार मिलेगा? समता का अधिकार। इस बैलेंस को बरकरार रखना, क्योंकि सभी 6 के 6 मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद है ना, उन अनुच्छेदों का क्रम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद, जो क्रमबद्ध तरीके से उनके अनुच्छेद हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।